बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 47 कैफेट ऑडिट एंड एश्योरेंस। हम चैप्टर 7 आयज़ा 505 कवर कर रहे थे। अच्छा, हमने जो पूरा स्ट्रक्चर कवर किया, हमने कॉन्फर्मेशन सेंडिंग तक का सारा प्रोसेस समझ लिया था। कॉन्फर्मेशन सेंडिंग तक का, यहाँ तक कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, कोई रिफ्यूज़ल टू सेंड होता है, ऐसा ही है ना। इसमें जो लास्ट क्लास में हमने मैनेजमेंट्स रिफ्यूज़ल था वहाँ तक कंप्लीट किया था। पेज नंबर 76 पे इसकी रीडिंग कर लेते हैं। नंबर इंक्वायर विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग रीजन ऑफ रिफ्यूज़ल एंड ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। Common reasons for refusal are legal disputes or negotiations in progress whose resolution may be impacted due to confirmation request. Page number 76, C का A. B. Evaluate implications of refusal on Rome including fraud risk such as reliability of verbal and written representations of management and NT of other audit procedures, कि आपने उनको किस तरह से चेंज करना है। और C क्या है? Perform alternative audit procedures to obtain relevant and reliable audit evidence. C section on non responses। अभी आगे ना एक non responses की सेक्शन आना है, उसको भी उसमें हम इसको कनेक्ट फर्दर करेंगे। If A और C are negative, ए और सी आर नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर रीज़न गलत हो या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से साई ऑब्टेन ना होता हो, रिफ्यूज़ल इज अनरीजनेबल और साई कैनॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। तो नंबर 1 क्या है? कम्युनिकेट विद TCWG, डिटरमिन इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन। अच्छा, ये जो कम्युनिकेट विद TCWG है ना, अगर आप लोगों को याद रह गया, मेरा नाम बदल देना। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे फिर मैं आपके आगे हाथ जोड़ा हुआ करूंगा कि वो नहीं जो कहा था शिकायत कंप्लेंट नहीं लिखना, तो कम्युनिकेट विद। वैसे आप लोगों ने, बड़ी बात है, बड़े अरसे बाद कोई बैच आए जिन्होंने खुद ही बता दिया कि फिर कम्युनिकेट करेंगे विद TCWG। हाँ नहीं, ये तो पुरानी बात है ना। अच्छा, डी में आ जाएं। डी क्या है? रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स। आप लोग थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड चल रहे थे तो मैं आप लोगों को रोक रहा था जब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, अब वो आंसर होने लगे हैं। आपने कॉन्फर्मेशंस भेज दी, आपने कॉन्फर्मेशन भेज दी। सर, क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? रिस्पॉन्स रिसीव्ड या रिस्पॉन्स नॉट रिसीव्ड, और इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स। हाँ, ये कौन? हाँ, फिर मैं बोलता हूं रिस्पॉन्स रिसीव्ड और रिस्पॉन्स नॉट रिसीव्ड और इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स, ऐसा ही है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। रिस्पॉन्स रिसीव्ड और रिस्पॉन्स नॉट रिसीव्ड और इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स। अच्छा सर, रिस्पॉन्स रिसीव हो गया तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, उस रिस्पॉन्स को फाइल में लगाएं और सो जाएं। हाँ, वेरी, क्या बात कर दी है। याद रखते हैं आप लोग। ये कौन सी बात मिस कर रहे हैं? 10 पेजेस वाली। वेरी गुड। अच्छा, आप लोग सुन रहे होते हैं। बस यहाँ पर रोक देता हूँ बात। रिस्पॉन्स रिसीव्ड, बहुत हो गया। रिस्पॉन्स, अब मैं इधर ही देख के पढ़ाऊंगा। सारी बातें ये बात है। नहीं, बिल्कुल। मैं बात सुने, ये ना रिस्पॉन्स रिसीव्ड में रिस्पॉन्स नॉट रिलायबल है और कुछ नहीं, कभी कभी हो जाता है भाई, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हो जाता है। रिस्पॉन्स नॉट रिलायबल, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? एक्सेप्शन। ये क्या कर रहा हूँ अब, जरा मैंने कहा चेंज करूँ टॉपिक, घुमाता हूँ थोड़ा। रिस्पॉन्स रिसीव हो गया मतलब आपने ख़त भेजा और ख़त का जवाब मौसूल हो गया, मतलब बैंक को कॉन्फर्मेशन भेजी, लॉयर को कॉन्फर्मेशन भेजी, उसने आगे से आपको जवाब भेज दिया। अब अगर आपको जवाब रिसीव हो गया ना, तो आपने एक काम लाजमन करना है, उस जवाब की रिलायबिलिटी
क्योंकि सर आपको वो जो एविडेंस चाहिए वो सही होना चाहिए ना, सफिशेंट, अप्रोप्रिएट, और अप्रोप्रिएटनेस में रिलायबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़, जब आपके पास जवाब रिसीव हुआ तो क्या आपको देखना है कि ये जो कस्टमर ने बैलेंस कंफर्म किया है ये इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है जो मेरे क्लाइंट के रिकॉर्ड्स हैं उससे। बात समझ में आ रही है? तो ये दो बातों के ऊपर ना, इन दो बातों के ऊपर स्पेसिफिकली आयजा ने गाइडेंस प्रोवाइड की। अच्छा, अब जो रिस्पॉन्स की रिलायबिलिटी है, रिस्पॉन्स की रिलायबिलिटी का एंगल है वो कहां पर कवर हो रहा है? अगर आप पेज नंबर 76 पे डी पे आए तो डी में आपके पास आ रहा है D1, रिलायबिलिटी ऑफ, सॉरी डी क्या है? रिजल्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स। ये रिजल्ट्स ही है ना, कि प्रोसीजर किया तो रिस्पॉन्स रिसीव हो गया या रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ। अब D1 क्या है? D1 ये वाली चीज है, रिस्पॉन्स रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। अच्छा, रिलायबिलिटी पे कब कब आपको डाउट्स, शक होगा? Number 1, some factors create doubts regarding reliability of responses. Risk of alteration, interception. Alteration का क्या मतलब होता है? कि जवाब में बदलाव हुआ है, कोई किसी ने चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने चेंज कर दिया है, 100 पॉसिबिलिटी हो सकती है। इंटरसेप्शन, ये जिस तरह ईमेल के ट्रांसफर में भी ईमेल में हैकिंग हो जाती है ना, तो वो इंटरवीन करके उन्होंने को ऑल्ट्रेशन मैनेजमेंट ने फॉर एग्जांपल कर दी है। तो वो नहीं जाएंगे क्या हैक करके, तो असल में स्टैंडर्ड रिकग्नाइज करता है। टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है, हैकिंग भी तो इतनी मुश्किल नहीं ना रही। असल में ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। हाँ, क्लाइंट तो बड़ा आसान है उनके लिए। फिर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? मतलब ऑडिटर के पास डायरेक्टली गया ना, ऑडिटर ने तो भेजा कंपनी के कस्टमर को। अब कस्टमर ने जो जवाब भेजा ऑडिटर को, वो ऑडिटर के पास पहुंचता, इससे पहले उसमें कोई तब्दीली कर दी जिसकी वजह मैनेजमेंट बन सकती है। मैनेजमेंट ने नंबर फॉर एग्जांपल चेंज कर दिया कोई, ठीक है। रिस्क ऑफ ऑल्ट्रेशन, इंटरसेप्शन, फ्रॉड, फ्रॉड डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। या रिसीव्ड इनडायरेक्टली बाय ऑडिटर, आपको कॉन्फर्मेशन रिसीव हुई। अच्छा, अक्सर होगा आपके पास ऑडिट में, आप बैठे हुए फंसे हुए हैं किसी चीज़ पे, उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, और क्लाइंट भागा भागा आएगा कि सर कॉन्फर्मेशन, वो बड़ा खुश होगा कि चलो मेरे जान छुट्टी, ये का प्रोसीजर ख़त्म हो गया। क्योंकि असल में फॉलो अप भी आप उनके थ्रू करवा रहे होते हैं, उनको भी कह रहे होते हैं कि उनको फ़ोन करें, ना कहें कि जवाब हमारे दफ्तर में भिजवाएं। लेकिन ये जो इनडायरेक्टली रिसीव हो रहा है, अब इनडायरेक्टली रिसीव हुआ, 1-0 मैनेजमेंट ने खुद ऐड करके आपको पकड़ा दिया। सर मैनेजमेंट के पास अब गया ही नहीं, तो फिर मैनेजमेंट के पास जवाब आ गया ना। हमने तो डायरेक्टली बहुत कहा था, लेकिन कस्टमर अंधा था, उसने जवाब मैनेजमेंट के दफ्तर में, कंपनी के दफ्तर में भिजवा दिया। मैनेजमेंट का बंदा आपके पास आया और उस जवाब में क्या वो कुछ चेंज करके ला सकते? आजकल तो चेंज करना बहुत आसान है। इवन पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एडिट हो, ऐसे ही तो नहीं बुक पीडीएफ में नहीं मिल रही, तो एडिट्स हो सकते हैं ना। तो इस वजह से उसने एक 0 फॉर एग्जांपल ऐड कर दिया, तो ये क्या है? इनडायरेक्टली रिसीव होने का नुकसान। इससे रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स अंडरमाइन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। appeared not to come from originally intended confirming party or compromised integrity of transmission, such as in case of electronic responses where proof of origin or authority of respondent is difficult to establish। क्या ये रिस्पॉन्स उसी ने भेजा है जिसको ईमेल भेजी थी? ये भी समटाइम्स नहीं ना पता लगता। उसी ईमेल से जवाब आ गया, वो बाद में पता लगा वो ईमेल तो हैक हुई भी थी, वो ईमेल मैनेजमेंट ने ही हैक की हुई थी, उसका रिस्पॉन्स सेंड कर दिया ऑडिटर को अपनी मर्जी के मुताबिक। बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है? तो सर जी, रिस्पॉन्स भी आ गया, हमने कंफर्मेशन भी भेज दी, सब हो गया, एविडेंस भी हो गया, फिर हम दोबारा उसके अंदर कीड़े निकाल रहे हैं के रिलायबल तो ये अच्छा कीड़े कब निकालेंगे?
अगर ये फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, फैक्टर्स तो हम चेक करें मतलब ऑल्ट्रेशन तो ऑल्ट्रेशन का रिस्क कैसे पता लगता है? कटिंग हुई हुई है, एक नंबर लिखा हुआ है, फ्रॉड कैसे पता चलेगा? फ्रॉड किस तरह पता लगेगा? जी सर। साइमा बेबी के पेरेंट्स आए हैं उनसे मिलने। जी प्लीज प्लीज। अच्छा, फ्रॉड का किस तरह आपको पता लगेगा? वो Response में fraud अगर अच्छा, फ्रॉड के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, हम आगे 240 में जाएंगे ना तो वहाँ पर होगा फ्रॉड का से रिलेटेड किस तरह पता लगेगा। आप पिछले 3 साल से कॉन्फर्मेशंस भेज रहे हैं, एक जवाब नहीं आता, इस दफ़ा सारे जवाब आ गए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनके वाला सीन हो गया। कहीं ना एग्जैक्टली चोर की दाढ़ी में तिनके वाला सीन हो गया। और वैसे इसकी मजीद तफसीलात 240 में, जो फ्रॉड जहाँ जहाँ पर आ रहे हैं ना, मैं आपको 240 से रेफर कर रहा हूँ, उसमें इंशाल्लाह मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जी फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स डाउट क्रिएट करते हैं रिलायबिलिटी पे। अच्छा, अब ये जो दूसरा और तीसरा है ना, ये इनको कहते हैं आयजा में कंडीशनल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। क्या कहते हैं इन्हें? कंडीशनल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये जैसे पॉइंट नंबर 2 और 3 हाँ, कंडीशनल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं आपको याद है? जी जी प्लीज। आपको याद है हमने बोला था आयजाज रेलेवेंट टू द ऑडिट को कंप्लाई करना होता है। मैं बोला था आयजाज रेलेवेंट टू द ऑडिट। विद इन दी आयजा भी ना सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं रेलिवेंट होती, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो होती तो मैंडेटरी हैं, लाजमी होती हैं, लेकिन अगर वो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो, ये जितनी भी रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती है ना इफ से, जितनी भी रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती है ना इफ के लेटर से, वो होती हैं कंडीशनल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। मसलन इफ डाउट्स ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, अगर आपको रिस्पॉन्स डाउटफुल लग रहा है, कोई ऐसा फैक्टर केस स्टडी में आपको बताया हुआ है कि जिससे आपको रिस्पॉन्स की रिलायबिलिटी पे शक हो रहा है, तो फिर ऑडिटर ने क्या करना है? ऑडिटर शैल ऑब्टेन फर्दर, अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, आगे क्या लिखा है? ऑडिटर शैल ऑब्टेन फर्दर एविडेंस टू रिजॉल्व दोज डाउट्स विच मे इंक्लूड। अच्छा, अब अगर शक हो गया ना तो फिर क्या करना है? ये ए को क्रॉस आउट कर दें जी, वो रिपीट हुई हुई है। बी में, बी जो है वो ए बन जाएगा क्या है? टेलीफोनिंग दी कंफर्मिंग पार्टी। ऐसा एक्चुअली हमने किया भी, कभी कभार ईमेल से जो रिस्पॉन्स आते थे ना, तो फिर हम उस लॉयर, फॉर एग्जांपल लॉयर ने कॉन्फर्मेशन ईमेल के थ्रू भिजवा दी हमें, तो अब यही इन्हीं रिस्क को एड्रेस करने के लिए पता नहीं उसका ईमेल हैक तो नहीं हुआ हुआ, मैनेजमेंट ने कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं की, तो हम ना लॉयर को फ़ोन करते थे, कहते थे क्या लिख के भेजा था। थोड़ा हाँ, नहीं स्केप्टिसिज्म है, साई ऑब्टेन करना है ना, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। उसके बाद फिर जो बी पार्ट है, सी के बजाय जो बी है वो क्या है? आस्किंग द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर वेयर रिस्पॉन्स रिसीव्ड इनडायरेक्टली सच एज वाया द क्लाइंट। उस केस में आप कहते हैं कि भाई यही जो जवाब भेजा है ना, ये मेरे दफ्तर में उससे को डायरेक्ट भिजवाए। ये तो सर मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी है कि उन्हें जब कंफर्मेशन मिली वो क्लाइंट को बताएं कि आपने हमें भेजे थे, आपने ऑर्डर को भेजे। मैनेजमेंट नहीं, उसमें बताया उन्होंने, तो वो खत देखे उसमें कितनी दफ़ा तो डायरेक्टली लिखा था। हाँ वही ना, तो मैनेज बेसिकली क्लाइंट के थ्रू ही परसू कराया जाता है। जो ऑडिटर होता है ना वो कस्टमर को डायरेक्टली नहीं कहेगा, वो क्लाइंट के थ्रू ही कहेगा। कोई क्लाइंट को कहेगा भाई ये, उनको कहें कि हमें डायरेक्टली जवाब भेजे। रिमाइंडर्स वो खुद से भेज रहा होता है, रिमाइंडर्स ऑडिटर खुद से भेज देता है, क्योंकि एक दफ़ा इजाज़त लेनी है ना, बार बार तो नहीं इजाज़त लेनी मैनेजमेंट की। रिमाइंडर्स के लिए नहीं इजाज़त की ज़रूरत होती, तो आप रिमाइंडर्स ऑडिटर खुद भेज रहा होता है, लेकिन ऑडिटर ना एक तरीके पे तो रहता नहीं है, खुद रिमाइंडर भेज रहे लेकिन साथ मैनेजमेंट को कहेगा उनको खत मिल गया होगा, उनसे कहे जवाब नहीं। बात समझ में आ रही है? सर लेकिन जो जी ऑडिट के अंदर हम जितने पूरे प्रोसीजर लिखे हुए हैं, इसके अलावा जो हम शायद तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो रिक्वायर्ड हो उस सिचुएशन में, उसमें भी पूरे अप्लाई कर सकते सिचुएशन में भी सर, तब उसमें सर पूरे अप्लाई करने पड़ेंगे। सर कैसे पॉसिबल है सर? इतनी चीजें एक से एक। वाकई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ओवर टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आई एग्री।
It is not an easy profession. I would be clear about this. This is a difficult profession. सर आप फिर ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स कम कर दें, आप तो ऑडिट की पुलिस हैं। तो मैंने स्टैंडर्ड्स तो मैंने नहीं बनाए ना, यही वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि काबिल कर सकती हैं रीजनेबल एश्योरेंस के लिए। इसके बगैर वो समझते हैं बनाने वाले कि रीजनेबल एश्योरेंस नहीं हासिल हो सकती। देखिए कुछ भी अच्छा मेहनत के बगैर आपको पता नहीं मिलता। मिल भी जाता है। मिल भी आते हैं प्रॉब्लम। Exceptions of course could be there. ये बड़ा सब्जेक्टिव मामला है, इस पे तो फिर अलग से ये बस क्लास हम कंक्लूड कर लें, इसके बाद इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। नंबर 3 पे आ जाए। इफ द ऑडिटर concludes or determines that response is unreliable, the auditor shall evaluate implications on ROM, revise risk, ROM including fraud risk and related response। ये बात तो सुनी लग रही है। अभी सर भी पढ़ी है पीछे से। कहाँ पढ़ी थी वैसे? ये नहीं सर अभी पढ़ी है। जिसमें डाउट हो और रिलायबल ना हो। सर अगर हम उसको C के B में, Evaluate पूरे उसमें एनालिसिस कर रहे हैं। C के B में बेसिकली पॉइंट बी वैल्यू C के B में बेसिकली ये हमने पढ़ी है। अच्छा मुझे बताएंगे 2 और 3 में फ़र्क क्या है? ये तो गलती नहीं होगी, तो फिर 3 काट देते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं। पहले फ़र्क बताएं, पहले फ़र्क बताएं। एक में डाउट है और एक ऊपर में डाउट है और इसमें हाँ, नंबर 2 में डाउट है, नंबर 3 में कंफर्म हो गया। वो नहीं कहती है मेरा शक यकीन में बदल गया है, सही निकला शक। मेरा शक सही निकले। ये लिख लें, नंबर 3 के साथ लिख लें, जब शक सही निकले। मतलब वो जो आपको शक था ना कि रिस्पॉन्स अनरिलायबल है, कुछ ऐसा आपको पता लगा कि हाँ वाकई रिस्पॉन्स अनरिलायबल था। किताब पढ़ते बड़े नाम कसम से कितना एंजॉय करेगा वो, मतलब ऐसी ऑडिट की किताब मिलेगी। अभी भी आप लोगों को ये सब्जेक्ट, आप पढ़ा रहे तो ये बता। हाँ ये जरा ऊंचा बोलें। सर आप ये को तारीफ कर दीजिए। जी कर दे तारीफ का तो मैं कभी मना नहीं कर सकता। नहीं सुनते आप कह रहे तारीफ कर दें। नहीं उन्होंने भाई 1 मिनट, उन्होंने ये कहा है कि आप जिस तरह पढ़ा रहे, बल्कि इन सारों ने ये कहा है कि आप जिस तरह पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है, हम एंजॉय करते हैं इस सब्जेक्ट को। और आप कोई और डिफरेंट बात, सर वो ये कहना था कि आपके ऑडिट कोई अगर अच्छी बात करनी है तो बताइएगा। सर ये कहना था कि वो जो टूल किट थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत वो इफेक्टिव। जो की डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रही हैं, वो की डॉक्यूमेंट्स का मिस कह रही हैं कि वो बहुत हेल्पफुल है, उससे प्रोसीजर्स बहुत आसानी से लिखे जाते हैं। अच्छा ये ना, इसके बाद ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रिस्पॉन्स रिलायबिलिटी समझ में आ गया? तो पेपर में मतलब अलर्ट रहना कि अगर रिस्पॉन्स पे शक हो तो क्या करना है, अगर रिस्पॉन्स पे यकीन हो जाए कि शक नहीं है वाकई रिस्पॉन्स अनरिलायबल है तो क्या करना है, अपने बेसिकली पूरी अप्रोच रिविजिट करना है। शक की बुनियाद है नंबर 1, शक की बुनियाद है नंबर 1। सिनेरियो में ना कुछ वो इस तरह की चीज आपको हिंट दे देगा जिससे आपको पता लग जाएगा। कैलिब्री स्टाइल फॉन्ट, हाँ कोई ना कोई वो ना इस तरह की मजेदार सी बात कर देगा जिससे आपका ना जो स्केप्टिसिज्म है वो जाग जाएगा। ठीक है जी। कंफर्मेशन रिसीव ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद और वो इनकंसिस्टेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो कंफर्मेशन भेजी थी उससे, तो फिर उस केस में क्या करें? बड़ा अच्छा सवाल है कि कॉन्फर्मेशन रिसीव हो गई ऑडिट रिपोर्ट के बाद। इस सवाल को, इतना अच्छा सवाल है कि मैं अपने पास इसको नोट कर रहा हूँ बुक के एंड पे। पेन मिस ये जो चैप्टर से नहीं ये तो बताएंगे नहीं। इफ कॉन्फर्मेशन रिसीव्ड आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट फिर आप उनको कहेंगे अब तो पास रखो कंफर्मेशन and there is practically क्योंकि सभी तो यही there is an exception, what would be the auditor's course of action? फिर ऑडिटर ऐसी सीपी को लिख के रिवोक करवाएगा।
कंपनी बंद हो गई। ये गालियों से ये ले लें बस। इस सवाल का जवाब ना किसी एक आयज़ा में तो नहीं है, काफ़ी सारे आयज़ाज इसके ऊपर ट्रिगर हो जाते हैं आपके इस क्वेश्चन से। तो हम एक दफ़ा सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। नहीं भाई, ये सवाल नहीं, ये सवाल कोर्स में नहीं था। अब मैं इसका जवाब इस तरह से गुजार दूं, मैं तो जवाब दे दूंगा, समझ नहीं ना आएगा। गोल्डन रूल्स बना देते हैं। इसके फिर कुछ गोल्डन रूल्स बनाएंगे। अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। ये रियल वर्ल्ड में भी एक्चुअली इशू क्योंकि आ जाता है। इसमें बहुत से ना, असल में बड़ा प्यारा सवाल आपने किया, इसमें बहुत से तकनीकी मसाइल हैं, टेक्निकल इश्यूज़ हैं। वो मैं सारे पे, जब हमने पूरा एक कोर्स पढ़ा हुआ होगा ना, आप लोग वैसे ये भी अगर समझ रहे हैं तो ठीक है कि मुझे नहीं इसका जवाब आता, लेकिन उसके अलावा इसमें ना कुछ ऐसे तकनीकी मसाइल हैं, वो ऐसे जवाब नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये आपने बस हौसला रखना है। याद कौन करवाएगा मुझे, लेकिन ये एक तो मैंने इधर लिख लिया है, वैसे मैंने इस पूरे पेज पे कभी मैंने कुछ नहीं लिखा, खाली था। ये आपकी वजह से, ये आपने मुझे नई बुक लेके देनी है, आपकी वजह से ये मैंने लिखे। हाँ यार, आपको बताना चाहिए था मुझे, भूल जाएगा असल में। अच्छा, रिस्पॉन्स रिलायबिलिटी एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है सर? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो D3 में है, तो पहले D3 पढ़ लें आपकी इजाज़त से। D3 क्या है? अच्छा, एक्सेप्शन क्या है? अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट टू बी कंफर्म्ड और कंटेन्ड इन द एंटिटीज रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। पता नहीं क्या लिखे। अच्छा, है कुछ भी नहीं ये। हाँ, अभी कुछ समझ नहीं आ रही थी असल में, फिर अब मैंने समझने की कोशिश की है। अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स अ डिफरेंस, डिफरेंस को माइनस के साइन से शो करते हैं मैथ्स में, बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट टू बी confirmed information। जैसे एक्सेप्शन गैप वैसी बात है सर, एक्सपेक्टेशन गैप। हाँ बिल्कुल वैसे कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, मुझे लग रहा है अगले सेशन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे पढ़ाने की। सर उम्मीद उसमें भी आपने आधा पढ़ा लिया होगा। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। नहीं, मैं देखूंगा ना, मॉक तक हो सकता है आइडिया हो जाए कि है, चांसेस ब्राइट हैं, तो फिर अगले सेशन में पढ़ाऊंगा ही नहीं। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंफर्मिंग पार्टी। पहले ना इस बात को जरा समझ लें। इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, आप जो कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप पूछते हैं ना कस्टमर से कि आपने इनके क्या 1 लाख रुपए देने हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। ये जो अभी टेम्पलेट हमने पढ़ा था उसमें 1 लाख रुपए सपोज मेंशन्ड है। अगर फील्ड रिक्वेस्ट है, ब्लैंक होती है तो खाली होता है ना, माइनस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंफर्मिंग पार्टी। कंफर्मिंग पार्टी ने कहा हमने 1 लाख नहीं देने, हमने 80,000 रुपए देने हैं। ये क्या है? एक्सेप्शन के डिफरेंस आ जाए जो कॉन्फर्मेशन में अमाउंट लिख के भेजी थी वर्सेस जो अमाउंट कंफर्मिंग पार्टी ने कंफर्म की हो। जी, अगर ब्लैंक है तो फिर किसके साथ मैच करेंगे उसके? हाँ बस अब भी उसी पे आने लगा। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, इसी डेफिनेशन पे वापस आए। अ रिस्पॉन्स दैट इंडिकेट्स अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट टू बी कंफर्म्ड, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? और कंटेन्ड इन दी एंटिटीज रिकॉर्ड। अब एक्सेप्शन का एक दूसरा फॉर्मूला, ये था एक्सेप्शन का फॉर्मूला नंबर 1। अब है फॉर्मूला नंबर 2। एक्सेप्शन इज इक्वल टू
इंफॉर्मेशन इन द कंपनीज रिकॉर्ड। कंपनी, ये किस कंपनी की बात कर रहा हूं? जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं, ऑडिट क्लाइंट के जो रिकॉर्ड्स हैं, कंपनी के साथ लिख लें ऑडिट क्लाइंट के जो रिकॉर्ड्स हैं, उसमें माइनस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंफर्मिंग पार्टी। मतलब ये दूसरा वाला कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा। बात एक ही है। एकाश ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं। कुछ सोच के उन्होंने, सर यकीन करें, कुछ सोच के। फुल टाइम टीचर से पढ़ते तो एक ही बात थी, फुल टाइम टीचर से पढ़ते तो एक ही बात थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है देखी हुई है ना प्रैक्टिकल सिचुएशंस, तो वो प्रैक्टिकल आप पूछ लें किसी फुल टाइम टीचर से, वो कहेगा सेम ही है। इंफॉर्मेशन इन द कंपनीज रिकॉर्ड्स माइनस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंफर्मिंग पार्टी। इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड, ये किस सिचुएशन में है? फील्ड कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। ये आएगा रिकॉर्डिंग में, आ जाएगा, कोई बात नहीं। फील्ड कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, ये जो एग्जाम्पल 1 है, फॉर्मूला नंबर 1 है, ये किधर यूज हो रहा है? फील्ड कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। और ये जो फॉर्मूला नंबर 2 है, ये है ब्लैंक कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, क्योंकि उसमें कॉन्फर्मेशन में तो कुछ लिखा ही नहीं ना, कॉन्फर्मेशन में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। कंपनी के मतलब ये जो बैलेंस, ये जो आपने टेम्पलेट देखा था ना, ये इस तरह से बदल देते हैं। वो कहते हैं कि आप बताएं कितना बैलेंस है, तो उसने बताया कितना बैलेंस है, उसने कहा 80,000 है। आपने जब क्लाइंट के रिकॉर्ड्स देखे तो क्लाइंट के रिकॉर्ड्स में 1 लाख आ रहा था। अच्छा, अब आप कहेंगे ये तो सेम ही हुआ ना। अच्छा, इसकी ना एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखी थी। हुआ ये कि ऑडिटर ने ना गलती से ये जो कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट बनाई ना, उसमें गलती से इस इधर लिख दिया 1,20,000 मिस्टेकनली ना। अच्छा, जो कंफर्मिंग पार्टी थी उन्होंने भी कहा 1,20,000। अच्छा, अब ये तो प्रैंक हो गया कि भाई, तो फिर तो इस फॉर्मूले के तहत तो एक्सेप्शन नहीं है। ये एक डिस्कशन में हमारे पॉइंट है, हमने कहा भाई ये तो जो ऑडिटर ने कहा था वो उसने कंफर्म कर दिया है, तो इसका मतलब है कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस हिसाब से तो एक्सेप्शंस, इस फॉर्मूले के तहत तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। लेकिन इसीलिए स्टैंडर्ड सेटर ने 2 फॉर्मूले बताए हैं, और मतलब ये दोनों पे बात पूरी उतरनी चाहिए। इस फॉर्मूले के तहत तो एक्सेप्शन की मुझे नंबर बताएं, कितना निकलेगा? नील, 0। अच्छा, अब लेकिन एक्चुअली रिकॉर्ड्स में कितनी थी अमाउंट? उसने कितनी कंफर्म की है? 1,20। एक्सेप्शन है? बात समझ में आई है? तो बेसिकली स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं सारी सिचुएशंस को कवर करने के लिए, कि कोई ऑडिटर ये ना कल को कह दे कि भाई ये देखे ना कोई डिफरेंस था ही नहीं। तो 2 पैमानों पे उस डिफरेंस को देखना था। एक कि अगर आपकी इस फॉर्मूले के तहत क्या डिफरेंस निकलता है, दूसरा इस फॉर्मूले के तहत क्या डिफरेंस निकलता है। दोनों में से किसी एक में भी डिफरेंस निकलता है, जैसे इस केस में इसमें तो डिफरेंस नहीं निकला, इसमें डिफरेंस निकले, तो आप उसको क्या काउंट करेंगे कि ये एक्सेप्शन। सर ये चेक करने के लिए वो कर सकता है ये काम। अच्छा, ये आम तौर, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ये समटाइम्स ना, बहुत रेयरली, वो जो नहीं अनप्रिडिक्टेबिलिटी, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स, बल्कि आप लोगों के सामने मैं उसकी जीती जागती मिसाल हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए कई बार गलत कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ ना, यही चेक करने के लिए कि जाग रहे हैं नहीं। यही चीज़ ऑडिटर भी समटाइम जानबूझ के करता है, गलत अमाउंट कंफर्म कर, गलत अमाउंट लिख के भेज दो। वो तो फिर हमारी मैनेजमेंट भी बेहोशी में हो, मतलब उसके लिए मैनेजमेंट का भी बेहोश होना ज़रूरी है।
गलत अमाउंट लिख के कंफर्म करवा ली, क्योंकि इतने सारे लेटर्स होते हैं तो उसमें मिस हो गया कि ऑडिटर ने वो बना के एक ईमेल कर दी, तो गलत अमाउंट कंफर्म आपने करवा ली, यही देखने के लिए कि उन्होंने आगे से चेक भी किए हैं रिकॉर्ड्स या नहीं। बात समझ में आ रही है? और यहाँ से अगर अब इस तरह की चीज़ है तो अब आपको रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स पे भी डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे। नहीं समझ आ रही बात? क्लियर होगी? सर जब रिस्पॉन्स आएगा तो मतलब दोनों फार्मूलाज लगा के चेक करना है। हाँ, जब रिस्पॉन्स आएगा तो दोनों फॉर्मूले लगा के चेक करना है। आम तौर पर वैसे जो इसका बेस लाइन कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है फील्ड कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए या नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में। ये वाला फॉर्मूला यूज होता है ब्लैंक कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए, क्योंकि ब्लैंक कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में तो आप खाली जगह पुर करवाते हैं ना। नहीं समझ आ रही? डिफरेंस तो प्रोविजंस की वजह से भी आ सकता है। अच्छा, अब ये अगली बात है, एक्सेप्शन निकल आई, ये जो 20,000 तक तो आप पहुंच गए कि फर्क आ रहा है। अब अगला क्या लाइन डेफिनेशन के बाद अगला क्या बात लिखी है? ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इन केस ऑफ एन एक्सेप्शन। अगर आपको एक्सेप्शन मिल गई तो ऑडिटर को चुप कर जाना चाहिए, उसके ऊपर मट्टी पा दे, हैं? नहीं, डांस करनी जरूरत होगी। उसी पे तो खुश होगा। हाँ, उसी पे तो खुश होगा। डांस पे, ऑडिटर एक्सेप्शन एक्सेप्शन पे नहीं, मैं वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। एक मैटर के ऊपर आप कंफर्मेशन प्रोसीजर कर रहे हो और उसके रिस्पांस के बाद दोबारा प्रोसीजर कर रहे हो और उनकी रिलेटिव चले जाने के बाद आप प्रोसीजर। ऐसे नहीं सर, आपने प्रोसीजर किया, आपने क्या हासिल करना है? ऑडिट एविडेंस कि क्या कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। तो मैं ये तो नहीं कर सकता कि वो कॉन्फर्मेशन को दबा दूं कि बस ये कॉन्फर्मेशन आ गई है, कुछ तो है ना। तो खत्म ही नहीं हुआ सिलसिला। क्यों खत्म नहीं होगा? उसने बताया, उसने कहा कि ये एक्सेप्शन निकली है ना। अब सबसे पहला काम क्या करें? आए जरा इस पे, इन्वेस्टिगेट दैट एक्सेप्शन। Number 2, ask the client to review the replies and reconcile the balance or transaction. अब फर्क आ गया ना, ये दो नंबर्स मैच करने चाहिए थे, ये दो नंबर्स मैच नहीं कर रहे, तो क्लाइंट को कहेंगे क्यों नहीं मैच कर रहे, इनको मैच करा के दिखाएं, क्या फर्क है, क्या रीजन है। नंबर 3, चेक द रेकन्सिलिएशन विद सपोर्ट। आपको पता है ऑडिटर तो ऑडिटर है, मैनेजमेंट आपको एक रेकन्सिलिएशन बना के दे देती है, आप तो आंखें बंद करके उस रेकन्सिलिएशन पे भी नहीं एतबार करेंगे, आप उसके एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे कि भाई क्या रीजंस हैं। अच्छा, अब इसमें जो नंबर 4 है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिन वेदर एक्सेप्शंस आर इंडिकेटिव ऑफ मिस स्टेटमेंट्स और नॉट, such as due to timing differences, measurement और clerical errors indicative of CDs. CDs के साथ लिख लें control deficiencies. अच्छा, ये जब आपके पास कभी exception आ जाए ना, जब कभी आपके पास क्या आ जाए? exception आ जाए, जब कभी आपके पास exception आ जाए, क्रिएट हो जाए, तो उस केस में आपने देखना है कि is there a misstatement or no misstatement? sometimes exception का रीजन हो सकता है कि misstatement हो, और sometimes हो सकता है कि रीजन misstatement ना हो। ठीक है, मेरे ऊपर तरस आ रहा है ना आप लोगों को, कभी दूसरों का ना सोचना। मिस स्टेटमेंट समटाइम्स रीजन हो सकता है कि फर्क इस वजह से है कि मिस स्टेटमेंट है, और समटाइम्स रीजन हो सकता है कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। मिस स्टेटमेंट तो फॉरन नेगेटिव माइंड है ना, फॉरन आप लोगों ने जरूर, मुझे पता है, मिस स्टेटमेंट का ही सोचा होगा। बिल्कुल भी नहीं। बस कर नो मिस स्टेटमेंट, ये क्या बात है? स्टेटमेंट ना एरर की वजह से लिख दिया होगा, गलती तो मिस स्टेटमेंट कैन बी ड्यू टू एरर और फ्रॉड। तो मिस, अभी तो मैं मटीरियलिटी पे मिस गया ही नहीं। थर्ड पार्टी की साइड पे मसला हो, थर्ड पार्टी की साइड पे मसला हो सकता है, वेरी गुड। इमटेरियल हो सकता अभी मैं मटीरियलिटी पे गया ही नहीं, अभी तो मैंने कहा फर्क आ गया है। सर वो बंदा ही जाहिल आ गया, हाँ, बंदा ही जाहिल हो, मतलब थर्ड पार्टी का मसला हो, उनके कंट्रोल्स अच्छे ना हो,
उन पे डाला। अच्छा नहीं, समटाइम्स ये भी होता है टाइमिंग डिफरेंस। आपने एक इनवॉइस इशू कर दी हुई है, उसको अभी रिसीव नहीं हुई। आपने एक इनवॉइस इशू कर दी है, उसको अभी रिसीव नहीं हुई है, तो उसने वो आपको कंफर्म नहीं किया बैलेंस में। बात समझ आ रही है? टाइमिंग डिफरेंस किस तरह से क्रिएट हो सकता है, मिसाल के तौर पे ये जरा समझ लें। दोनों में कट ऑफ का डिफरेंस। बैंक स्टेटमेंट में जैसे बिल्कुल, ये कट ऑफ का डिफरेंस है, जैसे बैंक स्टेटमेंट में होता था। एग्जैक्टली रिसिट्स में वो मसला आ सकता है। ये जरा समझ लें बात कि आपके पास 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 है, ठीक है। आपने एक इनवॉइस गुड्स डिलीवर किए किस डेट पे, 30 दिसंबर 2021 पे, गुड्स डिलीवर्ड टू कस्टमर। अच्छा, गुड्स की डिलीवरी के बाद ना फौरन इनवॉइस नहीं रेज होती, कुछ गैप होता है। तो आपने सपोजिडली 2 जनवरी 2022 को इनवॉइस रेज की, ठीक है। अभी वो इनवॉइस, फॉर एग्जांपल वो इनवॉइस समझे उसको मिली ही नहीं। अब उसने अपने नंबर्स में आपने बैलेंस किस डेट का कंफर्म किया, ये बात जरा समझ लीजिएगा, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है। आपने बैलेंस किस डेट का कंफर्म किया, पिछले महीने। समझ आ रही है? आपने बैलेंस किस डेट का कंफर्म किया, 31 दिसंबर का। आपने अपने पास रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्योंकि आपने गुड्स जब डिलीवर किए तो आपने कहा भाई मैंने तो अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, तो डेबिट करो रेवेन्यू को और क्रेडिट करो रिसीवेबल को। ये क्या डेबिट करो रिसीवेबल, क्रेडिट करो रेवेन्यू। आपने तो ये एंट्री रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, उसके पास ना अभी इनवॉइस पहुंची नहीं। इनवॉइस होती है मतलब कि भाई पैसे दे दें, हमने आपको गुड्स डिलीवर करते, इनवॉइस नहीं पहुंची। उसने आपको क्या नंबर कंफर्म कर दिया, इसके बगैर वाला, इसके बगैर। मतलब बात समझ में आई है या नहीं? उसके मतलब रिकॉर्ड्स में शो नहीं हो रहा था कि आप उसके रिकॉर्ड्स में अभी शो नहीं हो रहा। आपने जल्दी में कर दिया सारा काम, तो आपने बेसिकली वो इंक्लूड कर लिया, उसके रिकॉर्ड में शो नहीं हो रहा। तो ये क्या है, ये है खाली टाइमिंग डिफरेंस के जब उसको इनवॉइस रिसीव हो जाएगी तो ये मसला तो हल हो जाएगा। तो इससे ये मैनेजमेंट ऑडिटर को बताएगा कि टाइम की डिफरेंस की वजह से ये फर्क आ रहा है। मैनेजमेंट ने ना अब मैनेजमेंट ने क्या बना के दी थी, रेकन्सिलिएशन। उसने अब रेकन्सिलिएशन कैसे बनेगी कि बैलेंस एज पर आर रिकॉर्ड्स, बैलेंस कंफर्म्ड बाय द कस्टमर। तो ये रिटन रिप्रेजेंटेशन में वो फिर लिख के देंगे? नहीं, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिख के देंगे, वो बेसिकली ये एक रेकन्सिलिएशन बना के देंगे। और उन्होंने कहा कि भाई इधर जो मसला है ना, जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें एक रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है जो कि कस्टमर ने नहीं कंफर्म किया, तो जैसे BRS होते हैं, तो वहां से बेसिकली ये नंबर अगर आप माइनस करें तो ये मैच हो जाता है। तो आप कहेंगे कि भाई हमारा रिकॉर्ड ठीक है, उसके ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से मसला राइज हुआ है। कंसोलिडेशन में भी होता है ना सर, वो आर होता है, इतनी अमाउंट उसने पे करनी है, इतनी अमाउंट पे डिफरेंस आता था। हाँ, वो उस तरह से तो एग्जैक्टली वो बेसिकली टाइमिंग का फर्क होता है, तो वो आप इधर रिफ्लेक्ट ट्रांजिट वाला। एग्जैक्टली ठीक होगी बात, बस कंक्लूड कर ले। अच्छा, इसके बाद नंबर 5 पे आए। मैं आपकी स्ट्रैटेजी समझ गया हूँ, नंबर 5 पे आए, मैं बताता हूँ आपको इनकी स्ट्रैटेजी। नंबर 5 पे आए। ये नंबर 5 जरा वैसे जल्दी से देखें, कुछ देखा तो नहीं लग रहा। सब देखा भाई। पेज नंबर अगर मुझे बता दें मैं मान जाऊंगा। क्लोज 42 के क्लोज है, मॉडिफिकेशन 41। ये गोल्डन रूल्स ऑफ BQ है ना, कि जब मिस स्टेटमेंट हो तो बस ये सारी चीजें आगे छाप दें।
ये हमने पढ़ी हुई है या नहीं? ये आप लोग को याद है? इसके ऊपर तो बल्कि एक इतनी अच्छी वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी जिसपे आप लोगों ने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया था। वो दाल चावल आ गए थे। नहीं, वो दाल चावल वाली वीडियो नहीं, इस पे अलग थी। इस पे तो एक सादी सी वीडियो थी, 11 मिनट वाली वीडियो। सर्दियों में दाल बना रहे हैं। सर्दियों में बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा जी, ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इन केस ऑफ नो एक्सेप्शन की हेडिंग तो नहीं नजर आ रही? बिल्कुल भी नहीं। इसके नीचे देखें, नजर आएगा नो फर्दर ऑडिट वर्क रिक्वायर्ड। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो फिर तो मजीद कोई सर सलाद, फिर कोई एक सिचुएशन में और कोई काम नहीं करना। अगर ये दोनों नंबर्स आपस में ना मैच कर जाएं तो फिर और कोई प्रोसीजर्स नहीं। हाँ, एक चीज जरूर करनी है, अभी तो आपने गए वही मैं आप लोगों को माशाल्लाह याद है, मैं समझ रहा था नहीं याद होगा। रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स। सुनना तो पड़ता है। सही समझने आते हैं। बिल्कुल सही सर, बात ये एक पॉइंट है इसके अंदर, ये आई नहीं है। है। इजाजत है सर। ये आई वाला पॉइंट इसमें नहीं है। इफ मिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, रह गया उसमें से ज्यादा जिसमें है वो वाले बस रख लें। है बराबर। ये पॉइंट नहीं नंबर नहीं है। ये इन्होंने कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया? रेकंसाइल करनी है दोनों को। नहीं, उसमें बुलेट पॉइंट्स काउंट आपने की है तो काउंट सेम है, तो उसमें बुलेट पॉइंट्स हैं और इसमें जो है वो ठीक है, वही बात है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद सर अभी कहानी ख़त्म नहीं ना हो रही, कहानी ख़त्म नहीं हो रही, बस ख़त्म हजम नहीं हो रहा। ऐसे नहीं, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है बात। अगर इस टाइम पे लेक्चर ब्रेक हुआ ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैं आप लोगों को कल कुछ या आज कुछ जो है ना वो इसके बारे में बताऊंगा। मैंने कहा शायद कुछ कहने लगे ऐसी बात। मैं इसे हैरान हो रहा था। नहीं भाई, किस तरह की बातें कर रहे हैं? कॉन्फर्मेशन सेंड की उसका जवाब आ गया तो फिर तसल्ली तो, चैन तो है ही नहीं ना। जवाब ये असल में ये कहना चाह रहे थे कि चैन नहीं है ऑडिटर को, जवाब आ जाता अल्लाह का शुक्र करता। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, लेकिन साथ साथ रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स असेस कर ले, ये भी देख ले क्या जवाब आया है। एक्सेप्शन तो नहीं है, एक्सेप्शन हो तो देख लें कि वो मिसस्टेटमेंट की वजह से है या नो मिसस्टेटमेंट की वजह से, और ये सारे पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं। एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा जो आसान सिचुएशन है वो क्या है? रिस्पॉन्स रिसीव ही ना हो, जान ही छोटी, आसान काम हो गया। अब जब ना हो, मतलब रिस्पॉन्स आएगा ना, उसकी रिलायबिलिटी देखनी पड़ेगी ना एक्सेप्शन, तो ना ओपिनियन को कुछ करना पड़ेगा ना। Alternative procedures करना। जान, जिंदगी आसान नहीं है, जान नहीं छूटेगी कि वो वाला। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ 2-3 साल जब ऑडिटर ऑडिट कर लेते हैं ना और देखता है भाई जवाब नहीं आ रहा या जवाब की रिलायबिलिटी, फिर वो एक फैसला करता है नहीं भाई हमने नहीं कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर करना। लेकिन दिस इज गोइंग टू हैपन इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, ये वाली जो बात है ना 2, मैंने तो इसको ज़रा एक्सपैंड करके लिखा है। इसका एक ख़ास नाम आयज़ा में इसको दिया गया है। वो नाम क्या है? नॉन रिस्पॉन्स। ये जो आपको D2 नहीं नज़र आ रहा, नॉन रिस्पॉन्स। डेफिनेशन क्या है? अ फेलियर ऑफ द कन्फर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और फुल, इसको अंडरलाइन कर लें, रिस्पॉन्ड और फुली रिस्पॉन्ड। अच्छा, आगे देखिए डेफिनेशन कितने ध्यान से लिखनी है वो, और आप लोग क्या करते हैं? सर हम बच्चे हैं, सैंपल बेसिस पे। आप लोग सैंपल बेसिस पे लिखनी है। टू अ, ये क्यों लिखा हुआ है? टू अ पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव का तो अगर एग्रीड है तो जवाब ही नहीं आएगा ना। और अ कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट रिटर्न्ड अनडिलीवर्ड। 3 सिचुएशंस है नॉन रिस्पॉन्स की। जवाब आया ही नहीं, नामुकम्मल था, या जो रिक्वेस्ट आपने जैसे गलत एड्रेस पे आप अगर खत भेज देना तो वापस आ जाता है कि रिटर्न हो जाता है खत कि भाई ये एड्रेस वैलिड नहीं है।
तो ये तीनों सिचुएशंस क्या काउंट करेंगी? नॉन रिस्पॉन्स की। ये क्यों इन तीनों सिचुएशंस पे जोर डाल रहा हूं कि वो इनमें से कोई एक सिचुएशन आपसे पेपर में टेस्ट कर सकते हैं। अभी तक हमेशा पता है किस तरह टेस्टिंग हुई है? वो कहते हैं जवाब नहीं आया, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब वो ये टेस्ट करेगा कि जवाब आया है, उसमें ये क्वेश्चंस नहीं आंसर हुए हुए। तो इसका मतलब है, मतलब आपने पूछा था बैलेंस, आपने पूछा था टर्म्स एंड कंडीशंस, या जैसे लॉन्ग टर्म लोन के लिए तो मुख्तलिफ चीज़ें पूछी थी। तो ये 3 सिचुएशंस इसमें कवर हो रही हैं। क्या है? जवाब आया ही नहीं, आया पर मुकम्मल नहीं था, या रिक्वेस्ट जो भेजी थी वो अनडिलीवर्ड वापस आ गई है। जो खत भेजा था ना, कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, वो वापस आ गया क्योंकि फॉर एग्जांपल एड्रेस ही गलत था, मौसूल नहीं हुआ। आई एम सॉरी, हाँ, नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के केस में अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो एक्सेप्शन ही होगी, अनलेस के कोई ऐसा शरीफुन नफ्स इंसान हो कि वो एग्री भी कर रहे हैं लेकिन वो लिख के बता दे कि मैं एग्री कर रहा हूँ। देखें, रियल वर्ल्ड की पॉसिबिलिटीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता। रियल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। नहीं समझ आई? बाकी सारे केसेस कंफर्मेशन के लिए, बाकी सारे जो पॉजिटिव कंफर्मेशन के लिए एग्जैक्टली। ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इन केस ऑफ अ नॉन रिस्पॉन्स, अगर जवाब नहीं आया तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? ये तो सर उस केस में होगा अगर हमने पॉजिटिव कंफर्मेशन। बिल्कुल, डेफिनेशन ही देखें क्या है, टू अ पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन। इसको वैसे अंडरलाइन कर लें, टू अ पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव में तो जवाब चाहिए ही नहीं आपको। एग्जैक्टली। वो 3 दाने फॉलो अप भेजेंगे, फॉलो अप तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर अप्लाई कर लेंगे, अल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं तो फिर आखिर में। क्या बात है, ये तो आपको बिल्कुल सही याद है। और ठीक है, ज्यादा कर सकता हूं। पहली बात क्या है, देखिए जवाब नहीं आया तो नंबर 1, सेंड फॉलो अप रिक्वेस्ट रिमाइंडर्स इंक्लूडिंग आस्किंग द क्लाइंट टू रिक्वेस्ट द रिस्पॉन्डिंग पार्टी टू सेंड द रिस्पॉन्स डायरेक्टली टू द ऑडिटर। कोई शक? जान नहीं छुड़ानी, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा ये। ओके सर। नंबर 2, असल में इस बात का आप लोगों को पता है ना कि मैं दोबारा बताऊंगा। इस नंबर 2, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन साई, याद है उसमें भी लिखा था सी रिस्पॉन्स ऑन सी सेक्शन ऑन नॉन रिस्पॉन्सेज, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन साई, ये तो अभी पढ़ा दिए थे। जब जवाब ना आए तो आपने अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स करने हैं। और तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ द ऑडिटर हैज डिटरमिन्ड दैट रिस्पॉन्स टू अ पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन साई, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स विल नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एविडेंस। इन सच केसेस द ऑडिटर शैल डिटरमिन implications फॉर ऑडिट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा, ये बात बस ना इसमें समझने वाली यही बात है। बाकी आप लोगों को पहले से पता था कि भाई फॉलो अप रिक्वेस्ट भेजनी है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स करने। आपने अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स कर लिए लेकिन आप कहते हैं नहीं, मज़ा नहीं आया, मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं ऑब्टेन हुआ। जस्ट नहीं आ रही। हाँ, माहौल नहीं बनता। बिल्कुल। तो उस केस आप लोगों का, अच्छा मुझे रीज़न आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अल्लाह ताला नहीं आप लोगों को कामयाब करे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, घबराना नहीं है। मेरे को याद मेरे को अच्छा नहीं, आई एम सॉरी। अब मैं इसकी वजह से ना आप लोगों को 15-20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा कि डाइवर्ट हुआ है माइंड। बस अच्छा, बस ये लास्ट पॉइंट सिर्फ समझ लें। गलती से मुंह से, असल में शरारत सूझी थी, गलती से मुंह से निकल गया। इफ द ऑडिटर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से अगर साई ऑब्टेन नहीं हुआ, अगर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से साई ऑब्टेन नहीं हुआ तो आपने फिर बेसिकली उसका इम्पैक्ट ओपिनियन पे देखना है। मतलब ऐसा कि आप कहते हैं नहीं भाई, वो नहीं जैसे बच्चे होते हैं नहीं मुझे यही वाला खिलौना चाहिए, तो वो जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, ऑडिटर भी जिद कर सकता है। ऑडिटर कहते हैं नहीं मुझे एविडेंस जो चाहिए वो कॉन्फर्मेशन से ही चाहिए। देखो मजाक करेंगे फिर मैं भी मजाक करूंगा रिजल्ट वाला। तो अगर ऑडिटर समझता है कि कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के बगैर मेरा गुजारा नहीं, आप लोग तो रोने वाले हो गए। अगर कॉन्फर्मेशन
नहीं नहीं भाई, मेरा अपना भी रिजल्ट है। सर आपका आप कैसे हैं? सर बस सर, आपको क्या हमारा लगता है? पर्सनल आप यकीन करें मैं उतना ही वरीड हूँ जितने आप लोग हैं। ये तो मैं गम गलत करने के ना भूलने के लिए इस तरह की बातें कर रहा हूँ। गोल्ड मेडल आज जहाँ भी छूटे सर आपकी qualification- अल्लाह करे, अल्लाह सर करे। एक दफा फेल होते हैं, दो दफा फेल होते हैं, फिर सर आगे आपको तो कुछ हिस्सा नहीं सर, हमारा ही होगा फर्स्ट होगी। हाँ वैसे ये मैंने अनाउंस किया हुआ है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है रिजल्ट से। हाँ जो भी अगर गोल्ड मेडल इंशाल्लाह ताला आ गया तो उसमें मैं ये इतना तो देखे, मेरा राइट है कि ये मेरा स्टूडेंट था या ये मेरी स्टूडेंट थी, इतना तो बनता है। लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे जो लोग करते हैं कि तस्वीर टीचर की लगा देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन फलां टीचर फॉर सिक्योरिंग गोल्ड मेडल। मतलब मेरे ख्याल में तस्वीर स्टूडेंट की होनी चाहिए। सर ऐसा करें, साथ ले लें तस्वीर टीचर मैक्सिमम आप 7 कर लें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता। मैं पर्सनली अगेन यू कुड डिसएग्री, मैं पर्सनली इसमें व्यू ये है कि ये सब कुछ जो है वो स्टूडेंट का क्रेडिट होता है। वी वुड लाइक टू फिर सबके साथ तस्वीर लें ना, फिर सारों को बुलाएं और सबके साथ तस्वीर लें। उसमें आपको पता है ना मेजॉरिटी का क्या होता है सीन। तो ऐसी बातें कहाँ करें सर? तो ये आप नहीं जब पास्ट में होता था, अब सीए आसान हो गए है। अभी आप इंशाल्लाह मंडे को देखिएगा, आप लोग इंशाल्लाह ताला पास हों। बस ठीक है सर, आपने ये 4 दफा हमें याद से आ दिया। अच्छा दुआ भी ना दूं मतलब। सर आप दिल से दो। कितने का टाइम हुआ? सब ढाई बज गए सर कोई बात है पढ़ाई ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। पॉइंट तीसरा पॉइंट नहीं समझ आया कि मतलब आप कहते हैं कॉन्फर्मेशन के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। मुझे ऑडिटर को लगता है कि उसकी ज़िंदगी अधूरी है कॉन्फर्मेशन के बगैर, तो इन दैट केस ऑडिटर फिर उसका इम्पैक्ट देखेगा ऑडिट पे, अपने ओपिनियन पे, क्योंकि साई नहीं ना ऑब्टेन हुआ। क्योंकि हाँ ये बात हमने की थी, कहाँ पर की थी, कहाँ पीछे, थोड़ी देर पहले देखे, याद भी नहीं आ रहा, ढूंढना पड़ रहा है। सर इतना नहीं था, डोर डालते हैं हमारे दिमाग के ऊपर भी पार्टी है। पेज नंबर 76 सी का बी पार्ट सी पार्ट, उसमें ये बातें हमने की अगर थी। ए और सी अगर गलत हो गए तो फिर क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली और इसके कुछ ना एग्जांपल्स भी दिए हैं कि अगर आपको मैनेजमेंट पे शक है, फ्रॉड रिस्क है, तो उस सिचुएशन में आमतौर पे ऑडिटर कहता है नहीं मुझे अब थर्ड पार्टी एविडेंस ही चाहिए, वो सिचुएशंस हैं। अच्छा इसके बाद बस 2 पॉइंट्स रह गए हैं आप लोगों की इजाज़त से। पेज नंबर 78 पे आए। ई वेदर फर्दर एविडेंस रिक्वायर्ड और नॉट, इवेल्युएट वेदर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशंस प्रोवाइड साई और फर्दर एविडेंस रिक्वायर्ड। अच्छा सलार इनका तो ये स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो कहते हैं अच्छा कॉन्फर्मेशन का से आपने एविडेंस ले भी लिया, उसके बाद भी अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो देख लें और क्या प्रोसीजर्स करने हैं। रियल लाइफ में तो आप इतने डील करते हो सर इसको कोई डील नहीं होगा सर। हो जाता है यार, मैनेज हो जाता है। सर इतना नहीं ऐसा होता। सर इतने आप तो घुसे मुझे आपका पता है वैसे, मैं आपकी बात नहीं क्या मतलब? सर बंदा इतना अंदर होता है उसमें एस्टिमेट से मुझसे करना चाहते हैं सर। ऑडिट से सर बड़ी क्लाइंट होती है, नहीं आप लोग ने घबराना नहीं है। सर बड़ी क्लाइंट की कैलकुलेशन होती है, जो एस्टिमेशन होते हैं वो ऑन बट कोई नहीं होगा। जब आप एस्टिमेशन देंगे उसमें फर्क आएगा, सप्लाई एस्टिमेशन है उसमें फर्क आएगा। लेकिन रिसीवेबल का बैलेंस तो एग्रीड ही होना चाहिए ना आमतौर पे। सर हमने क्या पता प्रोवाइडेड प्रोविजन क्रिएट किया, उसने वगैरह क्रिएट किया वहां पर। अच्छा इसमें बड़ी एक अच्छा सवाल इससे बन रहा है, कल उसका आंसर करूंगा। ये मुझे ना ये बैड डेट वाली खाली बात, बस सिर्फ इतनी बात कर देना, मैं याद दिला दूंगा। ई के बाद आ रहा है एफ, limitations of confirmation request. This may provide limited evidence regarding certain assertions related to certain class of transaction or account balance, such as completeness or valuation, that is recoverability in case of trade receivables. वही रहमान वाली मिसाल बेचारा रहमान, मैं सर उसको बताऊंगा सर कि नहीं बताना मत। ये कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन वाली जो बात है, ये क्या है? अच्छा यही बात लिख ली है। असल में मसला ये हुआ था वो पैसे नहीं दे रहे थे, तो जब उनसे पूछा ना कि तुम एक दफ़ा लिखवा लिया, उसने कहा हाँ मैंने पैसे बनते हैं, मैंने देने हैं। किसी दिन उसको वीडियो लगाएंगे, वीडियो किसी दिन लगाएंगे। उसने कहा कि हाँ मैंने पैसे देने हैं, लिख दिया, लेकिन पैसे रिकवर नहीं हो रहे थे। तो उसमें कहने से मुराद यह कि कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर ना रिकवरेबिलिटी के ऊपर, रिसीवेबल की कोई बहुत अच्छा एविडेंस नहीं देता। नाम क्या था उसका? रहमान। और कंप्लीटनेस पे भी
आप क्योंकि एक सर्टेन सैंपल पे टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो कंप्लीटनेस ऑफ रिसीवेबल्स भी आपको कॉन्फर्मेशन भेज के नहीं कंफर्म होती। हाँ, उस रिसीवेबल की हद तक शायद आपको कंप्लीटनेस का पता लग जाए, लेकिन ऑल रिसीवेबल्स दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, इसके ऊपर आपको कॉन्फर्मेशन का प्रोसीजर को बहुत ऑथेंटिक किस्म का एविडेंस ही देता। और जी सर अगर 10 कंफर्मेशन भेजने पड़े तो 10 भेजने में उनमें से 4 या 5 हैं वो नहीं है एक्सेप्शन, तो उसको हम फिर प्रोजेक्ट करेंगे तो इस पे सैंपल पे आप फिल करके उसको फिर population- अच्छा, उसमें प्रोजेक्शन की एक प्रोविजन है आइजा 530 में ना, इसमें एक जो बारी अभी के लिए आप यही रखें, कंसिडर प्रोजेक्टिंग में स्टेटमेंट, आइजा 530 में उसकी एक बारीकी है वो बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपने यही माइंड में रखना है, हाँ प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब आप अभी के लिए रखें कंसिडर करेंगे टू प्रोजेक्ट दी स्टेटमेंट, ठीक है। सर इसमें याद क्या क्या करना है? हाँ जी, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाकी में चल अपनी खोल ये याद करने वाला, चले कल की क्लास आप लोग तो 7 से 5 साल से ठीक है। जैसे आप लोगों को पता ही है, जब आपने कहा है कि क्लास खत्म करें, मैंने क्लास खत्म कर दी है। थैंक यू वेरी मच। एक बंदे को बता दें यार